नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरकारी ऑर्डर चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ऑल ओवर इंडिया जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि आप साइबर सिक्योरिटी को किस तरीके से कर सकते हैं। आपके लिए क्या नॉर्म्स हैं, कोई गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से जिसको आपको फॉलो करना है। एनआईसी ने अभी सितंबर 2022 में गाइडलाइंस इशू की हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो किस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी में अपना भागीदारी दे सकते हैं और क्या उन्हें करने हैं डू एंड डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसी सब के ऊपर ये वीडियो है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे स्किप मत कर करके देखिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। पूरा वीडियो देखते रहिए। तो ये जो ऑर्डर है ये साइबर सिक्योरिटी का ऑर्डर है, एनआईसी द्वारा दिया गया है सितंबर 2022 में। इस ऑर्डर में किस किस ने अप्रूव किया है ये सब दिया हुआ है इस पर। इसके बाद आता है ये 12 सितंबर 2022 को अमेंड करके निकाला गया है फाइनल। तो अब ये एप्लीकेबल है और ये एप्लीकेबल कहाँ है, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारतवर्ष में ये एप्लीकेबल है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपके लिए एप्लीकेबल है, तो आपको इसे बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि आप ऑफिस के अंदर क्या गलतियां कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं कई बार कि मेल आईडी कौन सी यूज़ करनी है, किस प्रकार से करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सभी डू एंड डोंट्स का इसमें आपको जवाब मिलेगा। तो हम चलते हैं। तो जो ये रूल है ये किस पे एप्लीकेबल है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये रूल किस पे एप्लीकेबल है। तो ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। और यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उन्हें तो इंक्लूड किया ही गया है, साथ में जो आउटसोर्स एम्प्लॉय होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं या टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं, उसे भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई आउटसोर्स एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय या टेम्परेरी एम्प्लॉय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है तो उसको भी इन सभी रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। ये सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल नहीं है, ये सभी को के ऊपर एप्लीकेबल है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल, आउटसोर्स या टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो क्या क्या सावधानियां हम रख सकते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर पे। तो जो हमारे कंप्यूटर प्रिंटर होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है या लैपटॉप कंप्यूटर होता है, तो उस पे हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जब हम लॉगिन करते हैं तो नॉर्मली हमारे जितने भी कंप्यूटर्स आजकल देखे जाते हैं उसमें आधे से ज़्यादा लोग पासवर्ड ही नहीं डालते हैं। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना एक यूज़र क्रिएट करिए और उस यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट मत दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट में आप कुछ भी डाटा डालते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके पास सारे राइट होते हैं। तो नॉर्मली यूज़ करने के लिए जैसे आप डेली अपना काम करते हैं तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट बना लीजिए उसमें, क्रिएट अकाउंट करके। और उस अकाउंट को उस पे भी आप पासवर्ड रखें। और जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होता है उसका तो पासवर्ड आप रखें ही रखें उस पे, और उसको यूज़ ना करके एक दूसरा गेस्ट अकाउंट बना के उसमें आप जाएं और वहां से लॉगिन करके डेली अपना काम करें। और बायोस पे भी आप अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। बायोस पे किस प्रकार से पासवर्ड लगा सकते हैं और अपना जो यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अपना जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें हमेशा जो ऑटो अपडेट्स होते हैं उन्हें आपको ऑन रखना चाहिए। और लेटेस्ट जितने भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं उसको लेटेस्ट पैच से अपडेट रखना चाहिए, ताकि कोई भी जो लेटेस्ट सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए जो लेटेस्ट पैच बना के भेजती हैं कंपनियां, तो आपको उसे ज़रूर अपडेट करना चाहिए। तो आपको ये अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आता है, आगे हम बात करें कंप्यूटर से ही रिलेटेड अभी, तो इसमें हमें एंटीवायरस ज़रूर डाल के रखना चाहिए। और ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर हमें कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आपके ऑफिस में कहीं पे भी कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो विंडोज़ हो या कुछ हो, तो इमीडिएटली आप अपने डिपार्टमेंट को बोल के उसको डिलीट करके और लाइसेंस्ड वर्जन खरीद के उसको आप अपग्रेड करिए। ये बिल्कुल मैंडेटरी है। और अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर लीगली एक्शन हो सकता है। तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें।
इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप कंप्यूटर को यूज़ ना कर रहे हो तो उसको लॉग ऑफ करके जाएं। और जब शाम को अपने ऑफिस से जा रहे हो तो कभी भी ऑफिस में कंप्यूटर को ऑन कंडीशन में मत छोड़िए। ऑन कंडीशन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको प्रॉपरली शट डाउन करके ही जाना चाहिए। जितनी मैक्सिमम सिक्योरिटीज हो सकती हैं सारी सिक्योरिटीज को ऑन रखिए। इसके अंदर फायरवॉल की ऑप्शन होती है, उसे भी आप ऑन रखिए। और आजकल जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर क्या होता है कि जैसे ब्लूटूथ वाईफाई ये सब होता है, उसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, जीपीएस की ऑप्शन होती है। तो इस प्रकार के जितने भी आपके सेंसर्स हैं इन्हें हमेशा डिसेबल रखें, बंद रखें। सिर्फ जब कभी आपको ज़रूरत हो सिर्फ उसी समय पे आप उसे ऑन करें और यूज़ करें। आपको उसको हमेशा ऑन नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्योंकि अगर आप हमेशा ऑन छोड़ देंगे तो उसका कोई उसके थ्रू आपके कंप्यूटर पे एक्सेस ले सकता है। तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपना पासवर्ड जो है खास तौर पे कई बार कई लोगों की आदत होती है कि जो पासवर्ड है मैं भूल ना जाऊं इसलिए लिख के और अपने डेस्क पे या कहीं आसपास चिपका लेते हैं। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको कंप्यूटर के स्टिकी नोट्स और इन सब में भी अपने पासवर्ड्स वगैरह सेव नहीं करने चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहता है और आपको पासवर्ड लिख के भी रखना है तो आप अपनी किसी डायरी के अंदर संभाल के लॉक एंड की के अंदर उसको रखें। खुले में ओपन में कभी भी ना छोड़ें, किसी से भी अपना पासवर्ड शेयर ना करें। ठीक है। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्कैनर, हाँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अमूमन क्या होता है हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजना है ऑफिस से कुछ करना है तो किसी भी स्कैनर को ऑनलाइन हमने गूगल ऐप से डाउनलोड किया प्ले स्टोर से और अपने मोबाइल में खींचा और फटाक से उसको भेज देते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें कोई भी एक्सटर्नल वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, हमें प्रॉपर स्कैनर से ही स्कैन करना चाहिए और उसी से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए। तो ये बात तो हो गई हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं पासवर्ड से रिलेटेड। तो हम अपने पासवर्ड को किस प्रकार से स्ट्रांग बना सकते हैं, किस प्रकार से हम अपना पासवर्ड बचाए रख सकते हैं कि वो कभी भी हैक ना हो। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आप अपना थोड़ा सा पासवर्ड जो है आसान पासवर्ड ना बनाया करें। जैसे ABCD हो गया, पासवर्ड हो गया, न्यू पासवर्ड हो गया, न्यू अकाउंट हो गया। कुछ लोग महीने का नाम रख लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। कुछ लोग अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, जो फेस कहलाते हैं, मतलब एक जो आम बोलचाल में बोले जाने वाले वर्ड्स हैं, कोई फलों के नाम पे या कुछ इस टाइप के नाम नहीं रखे जाने चाहिए। आपको कुछ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना चाहिए, कुछ हट के जो बिल्कुल आम शब्द एक साथ जो जुड़ के ना बन रहा हो पासवर्ड। साथ में कम से कम 8 कैरेक्टर का ये पासवर्ड होना चाहिए। ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और नंबर ज़रूर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी आप ज़रूर रखें। अमूमन 1 डेढ़ महीने के अंदर आप अपने इस पासवर्ड को चेंज करते रहें। और जो मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मीडिया होते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो उन सभी को यूज़ करें। उनको ऑन कर दें, जैसे कि आपके कंप्यूटर का पासवर्ड हो गया, फिर मेल का। और कई बार देखा गया लोग एक ही पासवर्ड रख लेते हैं सब चीज़ों के लिए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको हर अपनी ऐप, जितनी भी आपकी अकाउंट्स हों, मेल्स हों, उन सब के पासवर्ड आपको अलग अलग बिल्कुल रखने चाहिए। और जो भी आपके पासवर्ड्स हैं जो जैसे वाईफाई के और किसी भी चीज़ के, तो उन सबको आप समय समय पर ज़रूर बदल देना चाहिए। अब आ जाते हैं हम इंटरनेट ब्राउज़र पे। तो इंटरनेट ब्राउज़र में सबसे ज़्यादा जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपने जितने भी पासवर्ड्स वगैरह होते हैं उसमें ऑटो सेव ऑप्शन में रखते हैं। तो वो आपको बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। और कभी भी किसी भी लिंक अगर आपको कहीं से कोई आया है तो कोशिश करिए, जब अगर वो ऑथेंटिक है, आपको लगता है कि वो ऑथेंटिक जगह से आया है तो ठीक है। अन्यथा उस लिंक को आप कभी भी क्लिक मत करिए, उसको टाइप करिए। और जो भी थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं उनको अवॉइड करना ही चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। और अपने पासवर्ड्स को स्ट्रांग रखिए। ठीक है ना। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो ऑफिशियल सिस्टम है उसको खास तौर पे आप ये ध्यान रखिए, जैसे गेमिंग साइट्स होती हैं और कई सारी ऐसी साइट्स होती हैं, फिशिंग साइट्स होती हैं। तो ऐसी साइट्स आप अपने कंप्यूटर पे कभी भी ना खोलें। एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें और उसको ऑन कंडीशन में भी रखें, फायरवॉल ऑन रखें। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं मोबाइल। अब मोबाइल से किस प्रकार से हम सेफ्टी रख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है हमारा, हमारे मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ और वाईफाई वगैरह हमेशा ऑफ रहे। जब हमें ज़रूरत हो, कुछ काम करना हो तभी हम उसको ऑन करें।
और जो उसकी रूट्स वगैरह होती हैं, जेल ब्रेकिंग होती है, उसको हमेशा डिसेबल रखें। अनेबल करने पे आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है, आपका डाटा भी जा सकता है, ऑफिशियल डाटा भी जा सकता है। आपके अपने जो घर के फोटोज हों या आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन हो, इस टाइप की इंफॉर्मेशन मोबाइल वगैरह में बिल्कुल ना रखें, वरना वो भी जा सकती है। और जैसे आप जानते हैं कि जो गूगल के जैसे एंड्रॉयड ऐप है, आईएसओ है, उन्हीं ऑफिशियल साइटों से ही जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो वहीं से डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करते में भी आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं जो स्पैम हो सकते हैं या वायरस ला सकते हैं आपके कंप्यू मोबाइल में। तो आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ रेपुटेटेड जो हों उन्हीं को करें। उनके रिव्यूज़ वगैरह पहले पढ़ के चेक कर लें कि वो ठीक है या नहीं है। अगर लोगों के आपको लगता है कि रिव्यूज़ ख़राब आ रहे हैं उस पे, तो ऐसी ऐप्स को बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। अगर आपको कोई ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए कहता है तो बिल्कुल भी एकदम से एक्सेप्ट ना करें जब तक आप उसे जानते ना हो, कुछ ना हो। क्योंकि ब्लूटूथ स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ब्लूटूथ स्कैम किस प्रकार से हो रहा है। आपके फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके और आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर लिया जाता है। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह का ले ली जाती हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है और उसके बाद उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा फ़ोन होता है उसका IMEI नंबर होता है, उसको हमें सेव करके रखना चाहिए, अलग से लिख के भी रखना चाहिए। हमारे को जब मोबाइल का बॉक्स मिलता है उस पे भी लगा हुआ होता है, हमारे बिल पे भी ये होता है। तो अगर कभी भी खो जाता है आपका फ़ोन तो इमीडिएटली आपको उसकी रिपोर्ट ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो इसकी इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और जितने भी आपका मोबाइल का अंदर एप्लीकेशंस होती हैं उनको भी आप क्या नाम है ऑन रखिए। जो एक मोबाइल ट्रैकिंग की एप्लीकेशन होती है ताकि आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर पाएँ। ये गूगल भी फैसिलिटी देता है और हर मोबाइल के अंदर भी होती है मोबाइल ट्रैकर। तो उसको आप ऑन करके रखिए। उसमें ऑप्शन होती है कि किसी 2 नंबरों पे मैसेज जा सकता है। तो इस टाइप की जितनी भी सिक्योरिटी ऑप्शंस होती हैं उनको आपको ऑन रखना चाहिए। और जितनी भी क्या नाम है जैसे एक्सेस करने की जो वो है, व्हाट क्या नाम है आपका, इसे कहते हैं हम ब्लूटूथ और वाईफाई वगैरह, इसको हमेशा ऑफ रखना चाहिए। सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी ऑन करना चाहिए। एंटीवायरस आपको अपने मोबाइल में भी ज़रूर डालना चाहिए। और यहाँ हम बात कर रहे हैं अब ईमेल आईडी की। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ईमेल आईडी के लिए आज की डेट में सभी को सरकारी ईमेल आईडी लेना मैंडेटरी हो गया है। तो सभी अब अपनी गवर्नमेंट ईमेल आईडीज बनवा लें अपने डिपार्टमेंट के थ्रू। ई फॉर्म्स पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको वो ईमेल आईडी मिल जाएगी। और ऑफिशियली कामों के लिए अब आप NIC की मेल आईडी को ही यूज़ करें। और अगर आप किसी और की मेल आईडी यूज़ कर रहे हैं जैसे जीमेल या और कोई प्लेटफॉर्म से, तो उसको ऑफिशियली कामों के लिए यूज़ ना करें। यहाँ आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जब आप NIC की मेल आईडी यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एक कवच ऐप भी आ गया है। तो आप उस कवच ऐप को डाउनलोड कर लें और उस कवच ऐप के साथ ही उसको यूज़ करें। और उस कवच ऐप पे आने वाला OTP किसी से भी शेयर ना करें। और आप अपना ही लॉगिन रखें उस पे। और उसका पासवर्ड के लिए हमने जैसे पहले बताया है उसी प्रकार से उसका पासवर्ड भी बनाएं। और अगर मान लीजिए जो आपका कभी ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी जो सिक्योरिटी में लैप्स हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, कहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, तो वो भी हम आगे बताएंगे। तो बने रहिए। और जितनी भी आपके जैसे मीडिया सिक्योरिटी है, सोशल मीडिया पे आप अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। और ख़ास तौर पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आप व्हाट्सएप और इन सब पे बिल्कुल भी शेयर ना करें, वो इलीगल माना जाता है। और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पे आप शेयर ना करें उन चीज़ों को। ये आपके लिए बिल्कुल मना ही है। और जो आपकी NIC और GOV की मेल आईडी होती है इसे भी आप सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो आपकी GOV और NIC की मेल आईडी बनाते हैं आप उसे गवर्नमेंट की जो मेल आईडीज हैं उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं अपलोड कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। ये आपने सिर्फ अपने ऑफिशियल यूज़ के लिए ही रखना है। और NIC का एक संदेश ऐप है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं मैसेजेस वगैरह करने के लिए।
और इसके बाद अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है, कभी कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, कोई इंसिडेंस हो जाता है, या आपको लगता है ये सस्पिशियस मेल्स बार बार आ रही हैं और इस टाइप की जो मेल्स हैं ये गड़बड़ कर सकती हैं, तो इसकी जानकारी आप incidents@nic-cert.nic.in या incidents@cert.org.in इन पर दे सकते हैं। आप उस मेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपना लिख सकते हैं कि मेरे को ये सस्पिशियस मेल लग रहा है, या अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है तो उसको इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करना चाहिए। कभी भी इन चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसे इमीडिएटली रिपोर्ट कर देना चाहिए। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आप और इन जानकारी कहाँ से पा सकते हैं, तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, आप इन्हें देख लीजिए। साइबर लॉ पॉलिसी और गाइडलाइंस के ऊपर ये हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी टॉपिक्स पे अलग से वीडियो बना के डालूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस किस विषय पे चाहते हैं। और मेरी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी लगातार वीडियोस आ रही हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये लगातार वीडियोस आपको मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसकी आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।